अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, स्टार्ट करें फिर लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ था इंस्पेक्शन ऑफ वार्ड्स विद रिस्पेक्ट टू ड्रग स्टोरेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कल हमने ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ना, जो हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट की मेजर सर्विसेज में से एक है ड्रग डिस्पेंसिंग, वो हमने पढ़ा था। आज हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। एक दफ़ा मैं फिर से रिकॉल कर दूं आपको कि फार्मेसी डिपार्टमेंट कौन सी मेजर सर्विसेज जो है ना वो प्रोवाइड करता है हॉस्पिटल को। ये स्टार्ट होते हैं जी ड्रग प्रोक्योरमेंट से। तो जब ड्रग प्रोक्योर हो जाती है, परचेज हो जाती है, तो फिर उसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, ड्रग परचेज, ड्रग स्टोरेज, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर आउट पेशेंट्स हैं तो फिर हम उसको कहेंगे ड्रग डिस्पेंसिंग। और इसके अलावा अगर फार्मेसी डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है तो जो प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करेंगे उसकी पैकेजिंग और लेबलिंग जो है ना वो भी उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसी सर्विसेज में आती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ना वो पढ़ लिया था, ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम हमने पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टूडेंट्स, अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में दो टाइप्स के पेशेंट्स होते हैं। एक आउट पेशेंट्स होते हैं और इन पेशेंट्स होते हैं। आउट पेशेंट्स जो हैं वो ओपीडीज़ में होते हैं, ठीक है, और इन पेशेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं। वो पेशेंट्स जिन्होंने बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं या जिन्होंने बेड ऑक्यूपाई किया होता है हॉस्पिटल में, हम उन्हें इन पेशेंट्स कहते हैं।
अच्छा, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आउट पेशेंट्स के लिए डिफरेंट होता है और इन पेशेंट्स के लिए डिफरेंट होता है। आउट पेशेंट्स के लिए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मैं ये समझता हूँ कि उसे ड्रग डिस्पेंसिंग जो है ना वो कहना वो ज़्यादा रेलिवेंट है। ये ऐसे ही है जैसे आप रिटेल फार्मेसी पे जो है ना प्रेस्क्रिप्शन लेके जाते हैं और मेडिसिन आपको सप्लाई की जाती हैं। इसका भी आप लोगों को मैंने ये स्लाइड शेयर कर दी है फेसबुक पे, काइंडली अगर वो आप ओपन कर लें तो ये आपके लिए ज़रा समझना आसान हो जाएगा। मैं आपको 2-3 मिनट देता हूँ इसके लिए, आप स्लाइड्स ओपन कर लें, फिर हम जो है ना इसको देखते हैं आगे। लेक्चर के दरमियान पॉज अच्छी चीज़ है क्योंकि मेरे पास ये जो अब चैप्टर रह गए हैं ये इनको पूरा लेक्चर जो है ना 50 मिनट्स वो भी ज़्यादा हैं मैं समझता हूँ, क्योंकि इसमें ये इन्फॉर्मेशन जो है ना एक तो रिपीट हो रही है सारी इन्फॉर्मेशन, और कोई इतने रेलिवेंट ये टॉपिक्स भी नहीं है अगर फार्मेसी हॉस्पिटल फार्मेसी की वो देखा जाए उसमें। आप ऐसा करें कि जो मैंने आपको अपलोड की है स्लाइड तो वो आप ओपन कर लें। अच्छा स्टूडेंट, जैसे हम कल पढ़ रहे थे कि आउट पेशेंट्स जो हैं वो उनको ड्रग कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, उसकी ड्रग डिस्पेंसिंग कैसे है। कल हमने पढ़ा था कि जब आप फार्मेसी पे जाते हैं और आपने प्रेस्क्रिप्शन ड्रग जो है ना वो परचेज़ करनी है तो आपके पास प्रेस्क्रिप्शन होती है। आप वो प्रेस्क्रिप्शन काउंटर पे लेके जाते हैं जहाँ पर फार्मासिस्ट जो है ना उस प्रेस्क्रिप्शन को रीड करता है, उसको इंटरप्रेट करता है। हम इसे कहते हैं कि हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है। प्रेस्क्रिप्शन को इंटरप्रेट करने के बाद वो मेडिसिन्स कलेक्ट करता है डिफरेंट शेल्फ से और आपको सप्लाई कर देता है। सेम यही एक्टिविटी जो है ना ये आउट पेशेंट जो सर्विसेज में आती हैं कि जब आपने उनको मेडिसिन्स डिस्पेंस करनी है। अच्छा, आउट पेशेंट्स जो है ना कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बार बार विज़िट करना होता है उस फिजिशियन को, तो या तो आप वो चार्ज कर लेते हो, एक अकाउंट बना लेते हो तो आउट पेशेंट का कि आफ्टर एवरी मंथ जो है ना वो आपको वो मेडिसिन्स का जो है ना जो बिल है वो पे करता है, या आप उससे कैश ले सकते हो, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिस्पेंसिंग। हर बिल पे आप उसका कैश ले सकते हो, या दूसरा जो है ना एक फ्री ऑप्शन होती है कि आपके पास मेडिसिन्स ही फ्री हैं, आपके ओपीडी में मेडिसिन्स कुछ फ्री हैं तो उसके लिए आप चार्ज नहीं करते। तो जब आप मेडिसिन सप्लाई करते हैं तो उसके बाद जो कस्टमर होता है वो पेमेंट करता है। तो पेमेंट के 3 डिफरेंट मोड्स हैं। एक तो ये कि वो कैश पेमेंट करता है, या फिर आप उसको चार्ज कर लेते हो, उसकी फ़ाइल बनी होती है उसमें आप चार्ज कर लेते हो, और तीसरा मोड वो है जिसमें आपने बिल नहीं देना होता, जस्ट वो एक फ्री होती है, वो फ्री मेडिसिन होती हैं। अच्छा, इसमें जो प्रेस्क्रिप्शन होती है बच्चों वो रेगुलर प्रेस्क्रिप्शन फ़ाइल होती है और एक होती है नारकोटिक प्रेस्क्रिप्शन फ़ाइल। तो नारकोटिक्स जो हैं उनका रिकॉर्ड जो है ना वो मेंटेन करना होता है स्ट्रिक्टली, और उसके जो यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं वो आप एक रजिस्टर जो है ना उसमें लिख लेते हैं। अच्छा, जब आप प्रेस्क्रिप्शन फिल कर रहे होते हैं तो उसमें सिलेक्शन जो है ना ब्रांड की वो भी एक ऑप्शन होती है जो आप पेशेंट को डिस्क्राइब करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई मेडिस टैबलेट जो है वो 30 रुपीज़ की है और वही उसका मीटू जो है वो 15 रुपीज़ का अवेलेबल है और वो भी बायो एक्विवेलेंट ही है, उसकी बायो एक्विवेलेंट स्टडीज़ हुई है, कंपैरिजन हुआ है, जो रिसर्च प्रोडक्ट है, मतलब एफिकेसी उनकी सेम है, तो फिर आप ये ओपन ऑप्शन जो है ना पेशेंट के लिए रखते हैं। उसको एडवाइस कर सकते हैं आप कि आप जो है इकनॉमिकल मेडिसिन की तरफ जाएं, आप रिसर्च प्रोडक्ट जो है ना वो बाय ना करें, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट में जो है ना आपने लेबलिंग करनी होती है, और आपको प्रेस्क्रिप्शन के मैंने पार्ट्स बताए थे, उसमें एक था सिग्नेचुरा, और उसमें पेशेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन होती है जो कि फ़िज़िशियन जब प्रेस्क्राइब कर रहा होता है। जैसे अगर फ़िज़िशियन लिखता है कि एक टैबलेट जो है ना वो आपने
2 टाइम्स अ डे लेनी है, तो वो 2 टाइम्स अ डे नहीं लिखता, वो BID लिख देगा या TID लिख देगा। अब वो TID या BID पेशेंट के लिए जो है ना समझना मुश्किल होता है, तो इन मेडिकल एब्रीविएशंस को एक्सप्लेन जो है ना वो फार्मासिस्ट ही करता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि एक प्रेस्क्रिप्शन काउंटर से पेशेंट को इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए अगर एक फार्मेसी जो है ना वो स्मूथली रन हो रही है और फार्मासिस्ट भी रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, ये तो हो गया स्टूडेंट्स आउट पेशेंट एक्टिविटी चार्ज। अब हम देखते हैं कि इन पेशेंट्स को ड्रग कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। स्टूडेंट्स, ये जो इन पेशेंट को ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है ये भी आप लोग पढ़ चुके हो। इसमें इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम है, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम है, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड टू सेकंड सिस्टम जो कि इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर है, और कंप्लीट फ्लो स्टॉक सिस्टम है, इनका कॉम्बिनेशन। और फोर्थ वन है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड। अब हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं। पहला है जी इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। ये चीज़ें जो है ना मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा और ना इस स्लाइड में एक्सप्लेन हुई है, क्योंकि ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ये आप लोग पहले मिड में पढ़ चुके हो। जस्ट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ना मैं चाह रहा था कि आपको ये थोड़ा सा एक रिकॉल करवा दूँ। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर है वो एक्चुअली स्मॉल हॉस्पिटल्स में होता है। वो हॉस्पिटल्स जो कि टर्शरी केयर नहीं होते या उसमें बहुत से वेरियस डिपार्टमेंट्स नहीं होते, उसमें एक या दो ही स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं, और उन हॉस्पिटल्स में जो फार्मेसी होती है उसमें भी एक लिमिटेड इन्वेंट्री है, और वो इन्वेंट्री ऐसी होती है जो कि बार बार प्रेस्क्राइब कर रहा होता है फिजिशियन, तो उसको ज़रा आपको पता है उस इन्वेंट्री को मैनेज करना भी इजी होता है। तो इसीलिए यहाँ पर इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम जो है ना वो इफ़ेक्टिव है स्मॉल हॉस्पिटल्स में। अच्छा, इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम एक्चुअली होता क्या है? जो प्रेस्क्रिप्शन का सेकंड लास्ट पार्ट है ना, सॉरी जो सेकंड पार्ट है सब्सक्रिप्शन इंस्क्रिप्शन, जिसमें लिस्ट ऑफ मेडिसिन जो है ना वो दी होती हैं, तो ये इंस्क्रिप्शन का पार्ट जो है ना वो एक्चुअली इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम के साथ रिलेटेड है। वो इस तरह, क्योंकि उसमें ये लिखा होता है कि हाउ मैनी यूनिट्स are to be dispensed या how much quantity to be dispensed of a specific medicine. For example, अगर एक कोर्स ऑफ थेरेपी 7 डेज़ की है, ठीक है, तो 7 डेज़ में एक जो पेशेंट है उसने 3 टाइम्स जो है ना वो आफ्टर एवरी 8 आवर्स एंटीबायोटिक लेनी है। तो 7 डेज़ की अगर वो थेरेपी हुई तो 21 यूनिट्स बने एंटीबायोटिक्स के, ठीक है। अब वो 21 यूनिट जो है ना वो उसको पैक करके दे देगा। ये इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम है। लेकिन अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम से, तो फिर वो हर यूनिट का अलहदा अलहदा पैक करेगा। मतलब आफ्टर 8 आवर्स अगर उसको मतलब दिन में 3 मेडिसिन लेनी है, 3 एंटीबायोटिक्स लेनी है, 3 डोजेस लेनी है, तो वो हर डोज डिफरेंट कर देगा और हर डोज को लेबल कर देगा कि एक आपने मॉर्निंग में लेनी है, एक इवनिंग में लेनी है और एक एट बेड टाइम लेनी है। तो ये है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। तो ये कंपैरिजन है, ये डिफरेंस है इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम में और यूनिट डोज डिस्पेंसिंग में। और इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम आमतौर पर स्मॉल हॉस्पिटल्स में जो है ना वो यूज़ या प्राइमरी केयर हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है ना वो फ्लोर स्टॉक कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम है। कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम जो है ना एक्चुअली इसमें नर्सिंग स्टेशन या वार्ड जो है ना उसमें आप सेंट्रल फार्मेसी से मेडिसिन सप्लाई करते हैं, ठीक है, और नर्स जो है ना वो एडमिनिस्टर करती हैं उन मेडिसिन को। जो पेशेंट का चार्ट होता है जो कि फ़िज़िशियन ने साइन किया हुआ होता है, फ़िज़िशियन एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम बताता है कि ये मेडिसिन जो है ना इस टाइम पे इतनी डोज जो है ना वो एडमिनिस्टर करनी है, तो नर्स जो है ना वो एडमिनिस्टर करती हैं उस चार्ट को फॉलो करते हुए। तो कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा था कि ये इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं, चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम और नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है ना वो मैंने इसमें नहीं, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ है। चार्ज फ्लोर, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि फ्लोर्स पे रखी जाती हैं, नर्सिंग स्टेशंस पे होती हैं जो कि चार्ज की जाती हैं पेशेंट को, और कुछ जो होती हैं वो कि नॉन चार्ज होती हैं, फ्री मेडिसिन होती हैं जो कि सप्लाई की जाती हैं। ओके, नेक्स्ट जी हमारे पास थर्ड वन था कि कॉम्बिनेशन इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम और फ्लो स्टॉक सिस्टम, इसका कॉम्बिनेशन जो है ये भी कुछ हॉस्पिटल्स में ये यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये उन हॉस्पिटल्स में होता है जिसमें मैंने आपको बताया कि 2-4 स्पेशलिस्ट जो है ना वो बैठे होते हैं, और वहाँ पर उन्होंने
आउटडोर भी बनाया होता है और इसके अलावा वो पेशेंट्स को एडमिट भी करते हैं। जो एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं उनके लिए फ्लोर स्टॉक सिस्टम में नर्सिंग स्टेशंस पे सेंट्रल फार्मेसी से मेडिसिन सप्लाई की जाती हैं नर्सिंग स्टेशंस को, ताकि वहाँ पर जो पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड हैं या जिन्होंने बेड ऑक्यूपाई किया हुआ है उनको आप फास्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो कर सकें, या अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन जो है ना विद इन नो टाइम वो आप प्रोवाइड कर सकें, ये फैसिलिटी। और जो इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर सिस्टम है वो उन पेशेंट्स के लिए जो कि सिर्फ क्लिनिक पे आते हैं चेकअप करवाने के लिए और वो मेडिसिन सेंट्रल फार्मेसी से ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ वन है जी यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम जो है ना वो सेपरेट पैकिंग होती है, सेपरेट लेबलिंग होती है और मेडिसिन यूनिट डोजेस में होती हैं। फॉर एग्जांपल सुबह की मेडिसिन में अगर 5 मेडिसिन उस बंदे ने लेनी है तो वो 5 मेडिसिन अलहदा से पैक होंगी, उस पर लेबल होगा, ठीक है। इसी तरह इवनिंग की और नाइट की। ये हो गया स्टूडेंट्स यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। वन रेगुलर डोज के लिए यूज़ की जाती हैं, ये भी आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिस्पेंसिंग मेथड्स क्या हैं डिस्पेंसिंग के, ड्रग डिस्पेंसिंग के विद इन हॉस्पिटल। अगर सेंट्रल फार्मेसी से आप यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मैं ये मेथड्स हैं एक्चुअली यूनिट डोज डिस्पेंसिंग के। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है टू वेरियस फ्लोर्स और वेरियस वार्ड्स विद इन हॉस्पिटल। तो आप वो कैसे करते हैं, उसमें सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम होता है और डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम होता है। सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम जैसे ये खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है कि सेंट्रल फार्मेसी से अगर आप मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो यूनिट डोजेस में तो ये सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम होगा। और इसमें मैंने आपको 2 वीडियोस दिखाई थी, एक न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम होता है और एक कन्वेयर बेल्ट सिस्टम होता है जो कि इसमें यूज़ किया जाता है यूनिट सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम में। सेकेंड वन है जी डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। अब डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम में हम वार्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पर हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी है, ठीक है, या नर्सिंग स्टेशंस होते हैं या फिर सैटेलाइट फार्मेसीज होती हैं, तो यहाँ पर यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं और सैटेलाइट फार्मेसी नर्सिंग स्टेशंस से जो है ना फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं टू पेशेंट्स और फिर उन्हें एडमिनिस्टर की जाती हैं वो चार्ट देखकर, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ट है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो हो गया जी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब हमारे पास में लास्ट है स्टोरेज एनवायरनमेंट। स्टोरेज एनवायरनमेंट कैसी होनी चाहिए जो कि ड्रग प्रोडक्ट को उसकी एफिकेसी, उसकी पोटेंसी को मेंटेन रख सके अनटिल इट्स एक्सपायरी डेट। तो वो हम देख लेते हैं जी। इसमें सबसे पहला जो इसमें फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर एडिक्वेट टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए ड्रग प्रोडक्ट को। अगर कोई फ्रीज़र आइटम है, ड्रग प्रोडक्ट है जिसको आपने फ्रीज़ करना है, ठीक है, उसका जो स्टोरेज टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर है एक्चुअली, तो आपने उसको -20 पे ही स्टोर करना है, ठीक है। अगर वो रूम टेम्परेचर पे है तो आपने उसको बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड देना है। अगर वो कोल्ड टेम्परेचर पे है तो आपने उसे 4 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड देना है जो कि रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है। और अगर वो कूल टेम्परेचर पे है तो उसको 8 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइड करने हैं, तब वो एक्सपायरी डेट तक जो है वो अपनी पोटेंसी जो है ना उसको इंटैक्ट रखेगी। और अगर ये टेम्परेचर इनएडिक्वेट टेम्परेचर अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो एक्सपायरी डेट जो है ना वो उसका कोई पर्पस नहीं रह जाता, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सफिशेंट लाइटिंग होनी चाहिए, ठीक है जी। कुछ मेडिसिन हैं जो कि फ़ोटो सेंसिटिव होती हैं, लाइट सेंसिटिव मेडिसिन हैं, वो ऑलरेडी एम्बर कंटेनर में या एल्युमिनियम फॉइल में जो है ना वो सप्लाई की जाती हैं। और फिर भी अगर कोई मेडिसिन है जिसको आपने उसकी पैकेजिंग से बाहर रख दिया है तो फिर वो फ़ोटो सेंसिटिव होती है, इसलिए उसको जल्दी से ही एडमिनिस्टर कर देना चाहिए। फिर क्लीन कंडीशंस होनी चाहिए, जहाँ पर आप उसको स्टोर करें वहाँ वो एनवायरनमेंट क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि रूडेंट्स जो है ना वो कंटेनर्स को टीयर करके जो है ना वो मेडिसिन को नुकसान पहुँचा सकें।
अच्छा, फिर है ह्यूमिडिटी कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकली स्टेबल बनाने के लिए, उसको ये केमिकली रेजिस्टेंट बनाने के लिए, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आपकी एनवायरनमेंट जो है ना एक्स्ट्रा ह्यूमिड हो। नेक्स्ट है जी हमारे पास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़। अगर आपने कोई कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी एरिया बनाया हुआ है तो उसका डिज़ाइन वही होना चाहिए जो कि कोल्ड स्टोरेज का डिज़ाइन है। ठीक है, उसकी वॉल्स जो है ना वो थिक होती हैं, और उसमें जो डोर होता है वो भी मतलब ये आम मटेरियल का नहीं होता, वो एयर टाइट होता है, और वो ज़्यादा हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल जो आप डोर्स वगैरह यूज़ करते हैं या उसको। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास एडिक्वेट शेल्फिंग टू इंश्योर इंटेग्रिटी ऑफ स्टोर ड्रग्स। शेल्फ्स जो है ना वो इम्पॉर्टेंट होता है स्टोरेज फैसिलिटी में, क्योंकि शेल्फिंग जो है ना वो प्रोडक्ट को अरेंज करना जो है ना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, प्रोडक्ट अरेंजमेंट जो है ना वो बहुत इजी कर लेती है, और आप नियर एक्सपायरी और जो आपके पास फ्रेश बैचेस होते हैं आप उन्हें इजीली अरेंज कर सकते हैं। अगर आपने शेल्फ्स वगैरह नहीं बनाए हुए, स्टैंड्स नहीं हैं, तो फिर आप उसको फ्लोर के ऊपर स्टोर नहीं कर सकते फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने 4 डिफरेंट टाइप्स की स्टोरेज पढ़ी थी। ये स्लाइड जो है ना ये रिपीट हो रही है, ये आप लोगों के पास पहले भी ये स्लाइड्स थी दो, जो भी आप लोग देखेंगे इसको। स्टेबिलिटी कंपैटिबल स्टोरेज है स्टूडेंट्स पहली, फिर है जी सिक्योर्ड स्टोरेज, और सेफ स्टोरेज, और सेग्रीगेट स्टोरेज। स्टेबिलिटी कंपैटिबल स्टोरेज जो है ना वो उसमें हमारे पास टेम्परेचर है, लाइट है, ह्यूमिडिटी है, और प्रॉपर वेंटिलेशन है। अगर ये तमाम चीज़ें इंश्योर की जाएँ तो हम कहेंगे कि हमारी ड्रग प्रोडक्ट स्टेबल है। अब सिक्योर्ड स्टोरेज क्या होती है? इसमें फिजिकली सिक्योर्ड होनी चाहिए, केमिकली और फाइनेंशियली। फिजिकली सिक्योर्ड होने का क्या मतलब है? जैसे आप लोगों ने ये प्लास्टिक के कंटेनर्स पढ़े थे या ड्रग कंटेनर्स पढ़े थे, इसमें जो फिनोमेना है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, परमिएशन और लीचिंग, ये जो है ना फिज़िकली अनस्टेबल उसको करती हैं। तो आपके पास ड्रग प्रोडक्ट ऐसे कंटेनर में होनी चाहिए जहाँ पर इस किस्म का जो है ये कोई भी मैकेनिज़्म ना हो। फिर केमिकली अगर आपने उसको सिक्योर करना है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने उसको ह्यूमिडिटी से और टेम्परेचर से बचाना है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करते हैं, ठीक है, तो डिकम्पोजिशन जो है ना उसका रेट वो डबल हो जाता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर सेंसिटिव मेडिसिन आमतौर पे तमाम ड्रग प्रोडक्ट्स जो है ना उसको बिलो रूम टेम्परेचर ही रखा जाता है। तो केमिकल स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए आपको टेम्परेचर जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियली जो है ना आप उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं, ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास सेफ स्टोरेज। फाइनेंशियली सिक्योर में जो है ना आप अपने एक्सपायरी प्रोडक्ट्स को भी कर सकते हैं, कि जो नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट्स है आपने पहले उनको सेल करना होता है। इसके अलावा थेफ्ट जो है ना वो भी इसमें दो चीज़ें जो है ना इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेफ स्टोरेज। पॉइजन और फ्लेमेबल मटेरियल जो है ना उसके लिए सेपरेट एक एरिया होता है, तो वो प्रोवाइड करना होता है। और सेग्रीगेट स्टोरेज में ये है कि सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, आईवी फ्लूइड या स्टीराइल प्रोडक्ट्स, और लिक्विड डोजेज फॉर्म ये सेपरेट हों, तो ये स्टोरेज जो है ना वो इजी होती है और ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अच्छा जी, स्टोरेज एंड स्टॉक मैनेजमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप उसको प्रॉपर स्टोर नहीं करते, आप उसको जो उसकी प्रॉपर टेम्परेचर है अगर आप उस पर नहीं रखते हैं, जैसे एक ड्रग प्रोडक्ट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने उसे रखना है, लेकिन मैं उसे अपने किचन में रख लेता हूँ, ठीक है, वहाँ पर टेम्परेचर 25 तो नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। तो क्या होगा कि फिर वो जो उस प्रोडक्ट पे जो एक्सपायरी लिखी है ना, इज़ ऑफ नो यूज़, उस एक्सपायरी का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने वो स्टोरेज टेम्परेचर ही मेंटेन नहीं किया, या आपने उसको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व नहीं किया कि वो आपने उसको किस टेम्परेचर पे स्टोर किया, तो उसकी पोटेंसी जो है बिफोर एक्सपायरी डेट वो रिड्यूस हो जाएगी, तो वो वो प्रोडक्ट जो है ना वो यूज़फुल नहीं होगी। तो इसलिए स्टोरेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस टेम्परेचर पे स्टोरेज कंडीशंस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट्स ये इसमें उन्होंने कुछ रिकमेंडेड स्टोरेज टेम्परेचर बताए हुए हैं। ये स्टोरेज टेम्परेचर जो फिज़िकल प्लांट एंड इट्स इक्विपमेंट का जो आपका चैप्टर था ना, उसमें ज़्यादा मेरे ख्याल में
अच्छा लिखा हुआ है और वो ज़्यादा इजी अंडरस्टैंड करने के लिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, फ्रीजिंग टेम्परेचर इन्होंने जो लिखा है -5 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है, जबकि -20 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना वो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है। और जो आपके जो हमारे जो घरों में भी फ्रीज़र होता है उसका भी टेम्परेचर -18 या -20 होता है। आपने आइसक्रीम पे भी देखा होगा, उसमें भी लिखा हुआ, उसमें भी जो टेम्परेचर होता है वो -20 ही लिखा हुआ। तो -20 है, इसने -5 लिखा है। अच्छा, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर है 4 to 8 होता है या 2 to 8 होता है, ये ठीक है टेम्परेचर। ये मतलब मैक्सिमम 8 होता है और मिनिमम जो है ना 2 to 4 कर सकते हैं। और जो रूम टेम्परेचर है वो 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना वो स्टोर करना चाहिए मेडिसिन को, जो कि एयर कंडीशनिंग का टेम्परेचर इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, हर फार्मेसी पे जो है ना एयर कंडीशन लगा होता है, तो ठीक है, जो एयर कंडीशनिंग टेम्परेचर 25 इन्होंने मेंटेन किया होता है। और रूम टेम्परेचर बिलो 30 है। और इसके अलावा अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड एम्बिएंट टेम्परेचर और 40 जो है ना वो वार्म टेम्परेचर होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के कुछ सिंबल हैं जो कि इस दफ़ा आपके मिड टर्म में भी आए थे और आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया। ये तमाम सिंबल्स मोस्टली स्टूडेंट्स के करेक्ट हैं। इसमें स्टूडेंट्स ये सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कुछ चीज़ स्टोर करेंगे, मेडिसिन को स्टोर करेंगे, तो अगर आपने इन सिंबल्स को देखते हुए अगर आपने उन मटेरियल्स को नहीं रखा तो फिर जो है ना वो मटेरियल्स डिटोरिएट भी हो जाएंगे और इसके अलावा वो मेडिसिन जो है ना वो ज़्यादा टाइम के लिए, मतलब उसकी शेल्फ लाइफ जो है ना वो नहीं होगी जो कि उस पर। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वेज ऑफ ड्रग स्टॉकिंग। ये भी स्लाइड रिपीट हो रही है। इसमें आप ड्रग्स को कैसे स्टॉक करते हो, स्टोर रूम में आप कैसे स्टॉक करते हो, या फार्मेसी पे आप कैसे स्टॉक करते हैं। इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है, कोड सीक्वेंस होते हैं, या आप सॉलिड डोजेज फॉर्म को सेपरेट कर देते हो, लिक्विड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड, आईवी फ्लूइड्स, फ्लेमेबल मटेरियल्स, कंट्रोल ड्रग्स, इस तरह आप सेपरेट भी कर सकते हो। फिर है जी वेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। एक मैं पिक्चर ले लूँ इसकी क्योंकि वो मुझे लगानी होती है। ओके, ठीक है जी स्टूडेंट्स, वेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इसमें स्टूडेंट्स शेल्फ स्ट्रिपिंग है और फ्लोर मार्किंग है, ये भी आप लोग पहले पढ़ चुके हो। और शेल्फ स्ट्रिपिंग जो है ना, अब हम उसमें देख लेते हैं कि स्ट्रिप पे किस टाइप की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेम एंड स्ट्रेंथ होनी चाहिए मेडिसिन का, ठीक है जी। यूनिट साइज होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम लेवल। आई एम सॉरी, अब आवाज़ आ रही है आप सबको? जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है अब आप लोगों को? ओके, ठीक है। अच्छा जी, स्ट्रिप पे किस टाइप की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? नेम एंड स्ट्रेंथ, यूनिट साइज, मैक्सिमम मिनिमम लेवल और रीऑर्डर लेवल, ये भी आप लोग पहले पढ़ चुके हो। ठीक है जी, स्ट्रिप। अच्छा जी, ये स्टूडेंट्स जो अब आ रहे हैं तो ये अपना रोल नंबर ना भी लिखें तो काम चल जाएगा, क्योंकि अब अटेंडेंस तो होनी नहीं है। ये वर्दा अलवी और इससे पहले भी जो स्टूडेंट्स आए हैं, मेरे ख्याल में 11-15 तक का टाइम था। तो अब आप लोग रोल नंबर लिखने में टाइम वेस्ट ना करें मेरे ख्याल में, क्योंकि अटेंडेंस तो अब लगनी नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास ड्रग स्टोरेज रूम स्टॉक कंट्रोल। ओके, ड्रग स्टोरेज रूम स्टॉक कंट्रोल।
अब जो आप स्टॉक कर रहे हैं, जो आपके पास स्टोरेज या वेयर हाउस में जो आपके पास मेडिसिन हैं, अब आपने उस इन्वेंट्री को कैसे जो है ना वो मैनेज करना है। उसमें आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों परपेचुअल इन्वेंट्री, उसको हम रियल टाइम इन्वेंट्री भी कहते हैं, कि जैसे आपके यूनिट्स कंज्यूम हुए, ठीक है, वो आपके सॉफ्टवेयर में अपडेट हो गए, या जैसे ही यूनिट्स जो है ना वो रिसीव हुए, ठीक है, तो वो भी आपके सॉफ्टवेयर में अपडेट हो गए, तो इसको कहेंगे रियल टाइम इन्वेंट्री। रियल टाइम इन्वेंट्री मैनेज करके आप स्टॉक इन वो जो स्टोर रूम है उसको मैनेज कर सकते हैं, वो उसमें इन्वेंट्री, या वीकली बेसिस पे इन्वेंट्री कर सकते हैं मैनेज, मंथली, बाई एनुअल या एनुअल इन्वेंट्री। जहाँ पर आपके पास यूनिट्स ज़्यादा हैं, या जहाँ पर जो है ना एक ब्रॉड हेल्थ केयर सिस्टम है, या जहाँ पर बहुत सी मेडिसिन हैं, बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, और उनका नंबर भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर एनुअल इन्वेंट्री जो है ना या बाई एनुअल इन्वेंट्री यूज़ की जाती है। जहाँ पर मेडिसिन जो है ना वो उनका स्टॉक कम है, तो वहाँ पर रियल टाइम इन्वेंट्री जो है ना वो ज़्यादा यूज़फुल होती है। क्यों? क्योंकि जो जिनका परचेजिंग जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर अगर कुछ चीज़ शॉर्ट हो जाए या कोई एक्सपायर हो जाए तो इतना उस कंपनी को अफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो स्मॉल हॉस्पिटल्स होते हैं या स्मॉल हमारे पास क्लिनिक्स हैं, वहाँ पर रियल टाइम इन्वेंट्री जो है ना वो इम्पॉर्टेंट होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि आप इस इन्वेंट्री को आप कैसे मेंटेन कर सकते हो, या आप स्टोरेज को कैसे मेंटेन कर सकते हो। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपके जो शेल्फ्स हैं वहाँ पर एक्सपायर्ड मेडिसिन नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। आपकी शेल्फ्स जो है ना उनमें एक्सपायर्ड मेडिसिन नहीं होनी चाहिए, और वो उसी वक्त पॉसिबल है जब आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहला है जी फीफो कॉन्सेप्ट, जिसमें फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट प्रोसीजर है, और एक और है जी फाइफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रोसीजर। मतलब फीफो, फाइफो, लाइफो, ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि जब आप मेडिसिन्स को डिस्पेंस करते हैं तो इन 3 कॉन्सेप्ट्स को सामने रखना होता है। इन 3 वेज से जो है ना वो हम स्ट्रेटजी जो है ना वो बनाते हैं। इसमें जो फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट प्रोसीजर है ये ज़्यादातर यूज़ होता है, या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रोसीजर जो है ना वो ज़्यादातर मेडिसिन्स में यूज़ होता है। मतलब जो नियर एक्सपायरी है आप उसे पहले, ठीक है, सेल आउट कर लेते हैं, या वो प्रोडक्ट्स जो कि पहले आई हैं आप उन्हें पहले सेल आउट करते हैं, और ये उसी वक्त हो सकती है जब आपकी इन्वेंट्री जो है ना वो आपने सही तरह से मैनेज की हुई है। ठीक है, आपको पता है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है ना वो कब आई थी, ठीक है जी, और उसकी एक्सपायरी जो है ना वो कब होगी, तो उससे पहले पहले तक आपने उसे कंज्यूम करना है। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ड्रग स्टेबिलिटी। ड्रग स्टेबिलिटी क्या होती है एक्चुअली? ड्रग प्रोडक्ट अगर अपनी फिजिकल, केमिकल और थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ को इंटैक्ट रखे अनटिल द पेशेंट कंज्यूम्स द ड्रग प्रोडक्ट, तो हम इसे कहते हैं कि ड्रग जो है ना वो स्टेबल है। फिजिकल कंपेटिबिलिटी क्या होनी चाहिए, या फिजिकल स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, कि वो प्रोडक्ट जो है ना उसमें प्रेसिपिटेशन ना हो, जो आपने डोजेज फॉर्म बनाई है या उसमें लेयर सेपरेट ना हो, प्रेसिपिटेशन ना हो, तो हम इसे कहेंगे कि ये फिजिकली स्टेबल है मेडिसिन। केमिकल स्टेबिलिटी क्या होगी, कि प्रोडक्ट जो है ना उसने कोई कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं की, तो जब भी कोई कोवलेंट बॉन्डिंग होगी नया प्रोडक्ट बनेगा उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि केमिकली जो है ना अनस्टेबल हो गई है मेडिसिन। फिर थेराप्यूटिक स्टेबिलिटी ये है कि अगर आपने उसको गुड स्टोरेज टेम्परेचर दिया या गुड स्टोरेज कंडीशंस जो है ना वो प्रोवाइड की हैं, तो उसकी जो पोटेंसी है ना वो इंटैक्ट रहेगी, वो उसकी एफिकेसी भी वही रहेगी। और माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए मतलब उसमें तो ऑलरेडी एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव जो है ना वो ऐड होते हैं। अगर प्रोडक्ट जो है ना वो उसी वक्त स्टेबल कहलाएगी जब उसमें फिजिकल, केमिकली और थेराप्यूटिकली वो मेडिसिन स्टेबल है, वो ड्रग प्रोडक्ट स्टेबल है। और एक्सपायरी डेट्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? एक्सपायरी डेट्स वो डेट्स हैं स्टूडेंट्स जिसके बाद, ठीक है, एक रिस्क जो है ना वो डेवलप हो जाता है उस मेडिसिन के अगेंस्ट, कि या तो उसमें कोई फिजिकल
इंस्टेबिलिटी आ सकती है या केमिकली इंस्टेबिलिटी आ सकती है या वो अपनी पोटेंसी जो है ना वो लूज़ कर जाती है। तो ये कहलाती हैं एक्सपायरी डेट्स। एक्सपायरी डेट्स ड्रग कैन नॉट बी यूज आफ्टर दिस डेट ड्यू टू चांस ऑफ केमिकल डिग्रेडेशन हार्मफुल टू पेशेंट और लो पोटेंसी। ओके अच्छा स्टूडेंट्स, एक्सपायरी डेट जो है ना वो दो डिफरेंट वेज से एक्सप्रेस की जा सकती है। जैसे ये मेरे पास जो है ना मेरे बेटे का ये सस्पेंशन है कैलपोल। अब इसमें जो एक्सपायरी डेट लिखी हुई है ना बच्चों, वो मंथ और ईयर लिखा है। ये मैन्युफैक्चरिंग हुई थी फेब 19 में और इसकी एक्सपायरी है फेब 21 में। अब अगर सिर्फ मंथ लिखा है, जैसे इस पर लिखा है फेब 21, तो ये फेब का पूरा महीना जो है ना मैं इसको यूज़ करवा सकता हूँ। ठीक है जी, 29 फेब तक ये ड्रग प्रोडक्ट सेफ है। लेकिन आफ्टर 29 अब ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो गई है। ठीक है, एक तो ये मेथड है कि आप सिर्फ मंथ लिखो और ईयर लिखो। सेकंड मेथड जो है उस सेकंड मेथड बच्चों ये है कि इसमें मंथ, डे और ईयर होता है। ठीक है, मतलब उसमें डे, मंथ और ईयर होता है। अब अगर इसके ऊपर ये मेंशन है कि ये 13 फेब 2021 को एक्सपायर हो जाएगी, तो 13th डे जो है ना वो कंप्लीट होगा, कंसिडर होगा, और 14th को ये एक्चुअली एक्सपायर होगी। 13th डे तक इसको कंज्यूम किया जा सकता है। तो ये दो डिफरेंट वेज हैं एक्सपायरी जो है ना वो मेंशन करने के लेबल पे। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ड्रग की स्टेबिलिटी को। उसमें सबसे पहला फैक्टर है स्टूडेंट टेम्परेचर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि टेम्परेचर जो है ना वो फैक्टर्स जो है ना वो बाद में आएंगे। पहले हम कुछ और डोजेज फॉर्म्स का देख लेते हैं कि उनकी एक्सपायरी जो है ना वो क्या होती है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि ओपन करने के बाद उनकी एक्सपायरी जो है ना वो हम देख लेते हैं। आई ड्रॉप्स की एक्सपायरी जो है ना 1 मंथ होता है आफ्टर ओपनिंग द कंटेनर। ठीक है, एंटीबायोटिक्स और सस्पेंशंस, ठीक है, एंटीबायोटिक सिरप या सस्पेंशन वो 1 वीक होती है आफ्टर ओपनिंग, या अगर आप उसको रेफ्रिजरेट करो तो 2 वीक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास मेडिसिन है, ये सस्पेंशन है, तो अगर मैं इसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर करूँगा तो ये 1 वीक तक इफेक्टिव है। ठीक है, और अगर मैं इसको रेफ्रिजरेट कर देता हूँ तो ये 2 वीक्स तक इफेक्टिव है। अब आप खुद सोचें कि एक मेडिसिन जब कंटेनर ओपन हो जाता है तो ये मैक्सिमम 7 डेज तक ही जो है ना ये इसमें जो जितना भी वॉल्यूम है वो कंज्यूम हो सकता है। तो ये बिल्कुल एक जस्टिफाइबल है कि 1 वीक अगर आप रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो अब वो प्रोडक्ट जो है ना उसकी पोटेंसी वही होगी, और 2 वीक्स जो है ना रेफ्रिजरेटर में। फिर है जी एम्प्यूल। एम्प्यूल स्टूडेंट जब ओपन कर लिया तो उसको रेडी टू एडमिनिस्टर फॉर्म है, उसको फिर आपने उसमें टाइम नहीं देना होता, वो आपने उसी वक्त ही एडमिनिस्टर करना है। इसके अलावा अगर वाइल है तो वो 24 आवर्स तक स्टेबल होगी क्योंकि उस पर मल्टीपल डोजेज होती हैं। नेबुलाइज़र 1 मंथ तक यूज़ किया जा सकता है आफ्टर फर्स्ट उसकी यूटिलाइजेशन, और इसके अलावा इंसुलिन जो है वो 28 डेज तक, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट यूज़, और सिरप सस्पेंशन जो है ना वो 1 मंथ तक आप यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट एंटीबायोटिक्स। और टैबलेट्स कैप्सूल स्टूडेंट्स अगर वो पैक्ड हैं, मतलब स्ट्रिप पैकिंग या ब्लिस्टर पैकिंग, अगर वो पैकिंग में है तो फिर तो उसकी एक्सपायरी वही है जो कि उस कंटेनर पे लिखी है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको रिमूव कर देते हैं पैकिंग से तो फिर आपने उसको फ़ौरन ही यूज़ करना होता है। ये ना हो कि सुबह आप उसको रिमूव करो पैक से और शाम को जो है ना वो खा रहे हो। अच्छा जी, इसके बाद है टेम्परेचर। अब हम देख लेते हैं फैक्टर्स जो कि ड्रग स्टेबिलिटी पे अफेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात है जी इसमें टेम्परेचर की। टेम्परेचर अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करते हैं, ठीक है, तो एवरी राइज इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोडक्ट जो है ना उसकी डिकम्पोजिशन वो डबल हो जाएगी। ठीक है, वो डबल रेट से डिकम्पोज होगी। तो टेम्परेचर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और टेम्परेचर जो है ना स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना चाहिए ड्रग प्रोडक्ट्स का। सेकंड है जी पीएच। बहुत सी ड्रग प्रोडक्ट्स के लिए जो पीएच है आइडियल पीएच 4 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट है बच्चों मॉइस्चर। मॉइस्चर जो है वो ऑक्सीडेशन भी करता है और हाइड्रोलिसिस में भी इन्वॉल्व होता है, तो प्रोडक्ट को उतना ही मॉइस्चर देना चाहिए जितना रिकमेंडेड है।
ठीक है। लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के लिए लाइटिंग जो है ना वो हमने देखनी है, और वो ऑलरेडी उनको उस कंटेनर में, उन कंटेनर्स में जो कि लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें ऑलरेडी कंटेनर्स में ही जो है ना सप्लाई किया जाता है। एम्बर कंटेनर या रेड ग्लास कंटेनर होता है, रेड कलर कंटेनर्स। ओके, नेक्स्ट है जी स्टूडेंट्स इसमें ड्रग इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी इशू भी हो सकते हैं, जो कि ड्रग ड्रग इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है अगर कॉम्बिनेशन में ड्रग रॉ मटेरियल्स के साथ हो सकती है, या ड्रग की पैकेजिंग मटेरियल्स के साथ इनकम्पेटिबिलिटी होती है। तो किसी भी टाइप की इनकम्पेटिबिलिटी जो है ना वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो पोटेंसी जो है ना या फिजिकल या केमिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना वो कॉज करती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने ये देखना है, ये फाइनल स्लाइड्स, ये 2 स्लाइड्स रह गई हैं। फाइनली हमने ये देखना है स्टूडेंट्स के आप मेडिसिन को स्टोर कैसे करते हो। सेग्रीगेट स्टोरेज जो हमने पढ़ा था, अब ये चीज़ एक्चुअली ये स्लाइड उसको एक्सप्लेन कर रही है। सेंट्रल फार्मेसी पे आप स्टोर करते हो, सेग्रीगेट स्टोरेज करते हैं, या आप वार्ड्स पे करते हैं, नर्सिंग स्टेशन या सैटेलाइट फार्मेसी पे। सबसे पहले तो कंट्रोल ड्रग्स हैं। कंट्रोल ड्रग्स की अलहदा से कैबिनेट होगी जो कि डबल लॉक्ड होगी, और उसमें रजिस्टर भी आपने मेंटेन किया होता है। फिर इंटरनल मेडिसिन के लिए कैबिनेट बनाएं, एक्सटर्नल मेडिसिन के लिए कैबिनेट बनाएं। जो रेफ्रिजरेटर आइटम्स हैं उन्हें रेफ्रिजरेट करें, ठीक है। इसके अलावा जो फ्लेमेबल मटेरियल्स हैं उनका भी अलहदा से उनकी कैबिनेट हो। आईवी फ्लूइड्स, स्टीराइल प्रोडक्ट्स, उनकी कबर्ड अलहदा से हो, उनकी का स्टोरेज कंडीशन डिफरेंट हो। और डायग्नोस्टिक किट्स जो हैं स्टूडेंट्स, उनका भी कबर्ड अलहदा से होना चाहिए। ये नो सब चीज़ें आपने मिक्स की हों, और जब आपको कॉल किया जाए कि डायग्नोस्टिक किट लेकर आएँ, तो आप जो है ना ढूंढने में लग जाएंगे वो अब ये कहाँ पड़े हुई है डायग्नोस्टिक किट। ओके स्टूडेंट्स, ये अब आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम इंशाल्लाह फ्राइडे को जो मुझे लगता है कि फ्राइडे को शायद आप लोग नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके अलावा कोई और दिन जो है ना वो डिसाइड कर लीजिएगा। फ्राइडे और मंडे, मंडे भी आप लोग छोड़ के ट्यूसडे को जो है ना कोई दिन डिसाइड कर लीजिएगा, तो हम इंशाल्लाह उसमें, क्योंकि आपकी वीक में 3 लेक्चर जो है ना वो मैंडेटरी हैं, उसी तरह ही होंगे जैसे आप लोग रूटीन में पढ़ा कर रहे थे। अच्छा, ये जो मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ये बुक में नहीं है, ये आपने सिर्फ मेरी स्लाइड्स ही करनी है। और जो नेक्स्ट हमारे पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट होगा वो भी सिर्फ स्लाइड से करना है। इसमें से 2 चैप्टर्स हैं, न्यूक्लियर फार्मेसी और सर्जिकल सप्लाईज आते हैं। ये 2 आपने करने हैं बुक से, बाकी जो है ना एक जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी आप स्लाइड से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।